हेलो डियर फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्री चौधरी पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स के अंदर बीएससी सेमेस्टर सेकंड की फिजिक्स के अंदर फर्स्ट पेपर। और फर्स्ट पेपर था अपना ओसिलेशन एंड वेव। ओसिलेशन एंड वेव के अंदर हमने 2 यूनिट अपनी कंप्लीट कर ली थी ओसिलेशन पार्ट की। और अब हमारा नेक्स्ट पार्ट था वेव वाला पार्ट था। उसमें हम यूनिट नंबर 3 है वो पढ़ रहे थे। यूनिट नंबर 3 के अंदर हमने क्या पढ़ लिया अभी तक? रेखिक अरेखिक अवकल समीकरण थे, उनके हमने क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे थे अप्रगामी तरंगे। अप्रगामी तरंग यानी स्टेशनरी वेव। और अप्रगामी तरंगों का अध्यारोपण भी पढ़ेंगे। बद्ध माध्यम और परिसीमा माध्यम में क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो देखो, नेक्स्ट था अपना बद्ध माध्यम और परिसीमा माध्यम। अप्रगामी तरंगों के अंदर हमने अभी तक नोड एंटी नोड और अप्रगामी तरंगे क्या होती हैं कि कोई वेव है वो एक माध्यम में संचरित हो रही है, तो वो परावर्तन के बाद वापस उसी माध्यम में आती है, तो उन दोनों के अध्यारोपण से जो एक वेव बनती है उसको क्या बोलते हैं? अप्रगामी तरंगे बोलते हैं। एक, अब देखो, बद्ध माध्यम और परिसीमा माध्यम की बात करते हैं। तो बद्ध माध्यम और परिसीमा माध्यम से अंडरस्टूड है कि एक परिमित लंबाई का माध्यम जिसकी परिसीमाएं निश्चित हो बद्ध माध्यम कहलाता है। यानी बाउंड स्टेज की दो कंडीशन लगा दी है, इसमें बाउंड कर दिया है कोई कंडीशनों को। यानी अंतिम और प्रारंभिक है कंडीशन है, उनके बीच की बात करनी है, तो वो एक क्या हो गई? बद्ध माध्यम हो गया, यानी परिमित लंबाई हो जाएगी। तो ऐसे माध्यम में चलती हुई एक ज्यावक्रीय तरंग जब एक सीमा पर आपतित होती है तो दूसरी तरंग के परावर्तन से प्राप्त होता है। माना भाई, क्योंकि एक तो आपतित होगी वेव आपकी और दूसरी तरंग क्या है? परावर्तन से प्राप्त होगी। माना बाई और x बराबर 0, गतिशील तरंग का समीकरण क्या है? हमने मान लिया y1 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो ये देखो, प्लस के एक्स का मतलब क्या है कि x डायरेक्शन में जा रही है ये वेव। और अपोजिट क्या हो जाएगी? समीकरण 1 ले लिया हमने, परिसीमा से परावर्तित दाईं ओर को चलने वाली तरंग का समीकरण। तो ये दाईं ओर से परावर्तित होने के बाद दाईं ओर चलने वाली तरंग का समीकरण क्या आएगा? y2 बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। समीकरण नंबर 2 होगी। यहाँ फाई परावर्तन के कारण उत्पन्न कलांतर है। इन दोनों तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त तरंग का समीकरण क्या होगा? यानी इन दोनों का हम सुपरपोज करेंगे। सुपरपोज करते हैं तो करते क्या है आप कि y इक्वल टू y1 प्लस y2, यानी दोनों का जो विस्थापन होता है उनको आप टोटल करके एक नया विस्थापन डिस्प्लेसमेंट बनाते हो, उसी को अध्यारोपण कहते हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इक्वेशन 1 और 2 को। तो अपने पास y आ जाएगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। फाइव क्या है? इनमें फेज डिफरेंस है कि ये तो हुई है इंसिडेंट और ये क्या हुई है? रिफ्लेक्टेड हुई है। तो रिफ्लेक्टेड होने के बाद इसके अंदर फाइव फेज डिफरेंस आ गया है। प्लस एक्स माइनस एक्स, ये इसकी डायरेक्शन को बताते हैं कि एक दूसरे के ये अपोजिट आ रही है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड होगी तो वापस अपोजिट ही होगी। यह समीकरण जब बद्ध माध्यम की परिसीमा प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तो यह एक अप्रगामी तरंग होगी। यानी ये इक्वेशन है 3। यह अब बद्ध परिसीमा माध्यम की प्रतिबंधों को संतुष्ट करेगा, उनकी कंडीशन को, प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। देन ये क्या होगा? एक अप्रगामी तरंग होगा, स्टेशनरी वेव होगा। परिसीमा दो प्रकार की हो सकती है। तो परिसीमा कौन सी हो सकती है दो प्रकार की? एक तो है आपकी दृढ़ परिसीमा यानी रिज्ड बाउंड्री। ऐसी परिसीमा पर प्रत्येक क्षण माध्यम के कणों का विस्थापन y का मान शून्य होता है। यानी पर्टिकुलर आप कोई भी कंडीशन देखोगे किसी भी टाइम पे, तो आपके विस्थापन डिस्प्लेसमेंट का y का मान क्या होता है? शून्य होता है। अर्थात यदि x बराबर 0 पर एक दृढ़ परिसीमा है तो उसके लिए y का मान भी क्या है? 0 ही होगा। परिसीमा प्रतिबंध के अनुसार x बराबर 0 पर y बराबर 0। अगर आपको हमारी वीडियो है अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट करके अपना रिव्यू है बताना। और अपने दोस्तों को भी क्या है ज्यादा से ज्यादा जोड़ना, ताकि उनको भी क्या है ये फिजिक्स की क्लासें हो रही हैं और अदर भी हमारे चैनल के थ्रू आपको जीके की क्लासें हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं।
उन सभी का आपको लाभ मिले। और आपको कंटेंट है ये सारा का सारा हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न विथ प्रीत चौधरी, उसी को भी आप क्या है ज्वाइन कर लेना। तो देखो बद्ध परिसीमा के अनुसार क्या होगा, x बराबर 0 है तो y बराबर 0 होगा। इस स्थिति में x बराबर 0 पर दाब परिवर्तन आप क्या लिखोगे, p इक्वल टू ई डी वाई बाई डी एक्स। होता क्या है ये, देखो आपने पढ़ा है कि प्रत्यास्थता गुणांक के अनुसार आपने पढ़ा होगा ना, क्या होता है प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति, विकृति क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। और यहां से प्रतिबल कह दो या दाब कह दो, बात एक ही है। तो प्रतिबल एफ इक्वल, ये पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू विकृति डी वाई बाई डी एक्स, जहां डी वाई बाई डी एक्स का मान शून्य नहीं होगा। ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स का मान शून्य नहीं होगा। इस तरह की सीमा एक दृढ़ वस्तु द्वारा बनाई जाती है। जब दो यानी दृढ़ यानी बाउंड्री कंडीशन होगी इसकी, उस दृढ़ सीमा के आधार पर बनाई जाएगी। तो जब दो स्थिर सिरों के बीच यानी दो कोई स्थिर सिरे हैं उनके बीच डोरी की तनाव की स्थिति में होती है, तो दोनों सिरे डोरी की दृढ़ परिसीमा में बनाते हैं। यानी डोरी है कोई और डोरी को क्या है दोनों ओर से आपने बांध दिया है, यानी स्थिर बिंदुओं पे आपने क्या है बांध दिया है। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हो आप, जैसे कोई सितार है उसके अंदर वायर होते हैं, दोनों ओर से बंधे हुए होते हैं, तो उन वायर के अंदर जो कंपन होता है वो आपका क्या कहलाता है, आपकी परिसीमा के अंदर ही होता है उसके अंदर। तो डोरी को आप क्या है दोनों ओर से बांध दो, जैसे अपने क्या है कपड़े वगैरह सुखाते हैं, वो एक बांधे रखते हैं ना रस्सी, तो दोनों ओर से क्या है उसको स्टेबल रखते हैं। उस रस्सी के अंदर जो आपके क्या है कंपन विद्याएं होंगी, वो आपकी क्या है परिसीमा बाउंड या रिज्ड बाउंड्री कहलाएगी। परिसीमा में बनाते हैं। सितार के दोनों सिरे दृढ़ होते हैं। इस प्रकार ध्वनि तरंगों के लिए एक पाइप का बंद सिरा दृढ़ सीमा बनाता है। यानी ध्वनि तरंगे होती हैं उनके लिए पाइप का एक बंद सिरा होता है, उनको क्या है उसी को भी क्या है दृढ़ सीमा बोलते हैं। अब आता है मुक्त परिसीमा। मुक्त परिसीमा क्या होती है कि ऐसी परिसीमा माध्यम में कणों की गति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती। यानी एक तो आपने परिमित लिया था यानी दोनों ओर से क्या है बंधी हुई थी, रिज्ड थी। अब की बार क्या है, जो आपके माध्यम के कणों की गति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती है, ऐसे नहीं करती है। तो एक जैसे एग्जांपल तौर पे आप क्या ले सकते हो, ऑर्गन पाइप का खुला सिरा। ऑर्गन पाइप है उसका खुला सिरा है तो वो आपके क्या है ध्वनि के अंदर कोई बाधा नहीं करेगा। एक छत से लटकी हुई डोरी का निचला सिरा, तो अब की बार निचला डोरी का निचला सिरा है वो क्या है बंधा हुआ नहीं है, तो उसके अंदर जो कंपन होंगे वो क्या है अपने माध्यम है उसके अंदर क्या है कोई बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार की कंडीशन होती है, वो मुक्त परिसीमा कहलाती है। मुक्त परिसीमा का मतलब क्या है, यानी मुक्त होगा, वो फ्री होगा। तो ऐसी सीमा पर माध्यम के कण विस्थापित होंगे और दाब परिवर्तन P या dy बाई डी एक्स का मान शून्य होगा। तो इस प्रकार की कंडीशन होगी ना, वहां पे दाब का मान शून्य होगा। क्यों होगा शून्य, क्योंकि dy बाई डी एक्स का मान क्या है शून्य हो जाएगा। और अभी पढ़ा आपने P इक्वल टू क्या होता है E इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो पिछले वाले में तो क्या कहा था आपने, मुक्त सीमा थी, तो dy बाई डी एक्स का मान क्या था, जीरो नहीं था। अब की बार क्या है जीरो है, तो अब की बार आपके पास P का मान भी क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। अब देखो यदि x बराबर 0 पर एक मुक्त सीमा हो तो परिसीमा प्रतिबंध के अनुसार x बराबर 0 पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखो रिज्ड बाउंड्री के लिए तो क्या होगा, बद्ध परिसीमा के लिए तो क्या होगा कि x बराबर 0 है तो y इक्वल टू 0 होगा। ये तो होगी रिज्ड बाउंड्री कंडीशन। और आपकी मुक्त परिसीमा के लिए कंडीशन क्या होगी, x इक्वल टू 0 है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा। ये दोनों आपको याद रखनी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन की सिद्ध करो, जब एक ज्यावक्रीय तरंग का दृढ़ सिरे से परावर्तन होता है, कि कोई एक ज्यावक्रीय, आप जानते हो कौन सी वेव होती है, साइन वेव को ज्यावक्रीय बोलते हैं, साइन वेव। दृढ़ सिरे से परावर्तन होता है तो कला में पाई का परिवर्तन होता है। और मुक्त यानी बोला क्या इसने कि ज्यावक्रीय तरंग का दृढ़ सिरे से रिफ्लेक्शन होता है,
रिफ्लेक्टेड होती है वो रिज्ड बाउंड्री से, तो उसके अंदर फेज डिफरेंस का मान कितना आएगा, पाई आएगा। और अगर वो मुक्त सिरे से परावर्तित होती है तो उसके अंदर परावर्तन होता है, तो उसके अंदर फेज डिफरेंस का मान नहीं होता, यानी फाई का मान 0 आएगा। यानी परावर्तित होने पर कला में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी मुक्त सिरे से परावर्तित होगी तो उसके अंदर क्या है, फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू 0 आना चाहिए। और दृढ़ सिरे से वो परावर्तित होती है तो उसके अंदर फेज डिफरेंस से पाई आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई वेव ले लेंगे, दो साइन वेव, और एक में क्या है फेज डिफरेंस फाई ले लेते हो आप, और दोनों एक एक्स डायरेक्शन में ले रहे हो तो दूसरे इसके अपोजिट आ जाएगी, माइनस एक्स में आ जाएगी, क्योंकि अपोजिट परावर्तित होगी। उसके बाद कंडीशन लगा दो, बाउंड्री कंडीशन, एक बार तो रिजिड बाउंड्री कंडीशन लगा दो, एक बार क्या है, फ्री बाउंड्री कंडीशन लगा दो, मुक्त परिसीमा लगा दो। तो दोनों में पता चल जाएगा, किसी में रिजिड बाउंड्री कंडीशन लगाओगे तो फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू पाई आएगा, और उसके अंदर फाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखो, हमने मान लिया कि दो साइन वेव है, y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। यदि दृढ़ सिरे से परावर्तन कला में फाई का परावर्तन होता है तो परावर्तित तरंग का समीकरण क्या हो जाएगा, y2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। देखो ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, हो सकता है ये का ये क्वेश्चन आपको क्या है, एग्जाम के अंदर छपा हुआ मिल जाए। तो क्योंकि मेन तो ये होता है कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके बीएससी या बीएससी बीएड के, वो पहले से ही बने हुए होते हैं, क्योंकि ये 3-4 साल पिछले लगातार आ रहे होते हैं, वही क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि नया क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, कोई कंपटीशन एग्जाम तो है नहीं जो डेली का डेली क्या है, नया क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। ओनली क्या है, जो पुराने क्वेश्चन बने हुए हैं उन्हीं का रिपीटेशन होता रहता है। तो इसलिए आप क्या है, अगर आपको ज्यादा मार्किंग चाहिए, मार्क्स चाहिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो पिछले के 5 सालों में आए हुए क्वेश्चन है उनको अच्छे से पढ़ लो। लेकिन जब आप उनको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आप 5 साल के आपने क्वेश्चन पढ़े हैं ना, उनमें आपका क्या है, पूरा सिलेबस क्लियर हो गया। तो इससे अच्छा है आप पूरा सिलेबस ही पढ़ लो, ताकि उसी से क्लियर हो जाए। वरना आपको क्या, क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में नहीं आए, क्योंकि आपका बेसिक नहीं पढ़ा हुआ है। सीधा का सीधा आप क्वेश्चन पढ़ोगे, उसका आंसर पढ़ोगे। इससे अच्छा है आप अपने नोट्स ही पढ़ लो, ताकि वो आपके सीरियल वाइज चले और आपको अच्छे से क्या है, समझ में आ जाए। तो देखो, दूसरी जो परावर्तित हो रही है तरंग, उसका समीकरण क्या होगा, y2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अतः दोनों तरंगों के अध्यारोपण से परिणामी तरंग का अध्यारोपण का समीकरण क्या होगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2, यानी दोनों को अपने को जोड़ना है। तो y इक्वल टू आ गया ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, इक्वेशन नंबर एक। अब देखो x बराबर 0, ये अपनी पहली कंडीशन क्या लगाओगे आप, रिज्ड रिज्ड बाउंड्री कंडीशन। रिज्ड बाउंड्री कंडीशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि x बराबर 0 है तो वहां y बराबर क्या होगा, 0। ये क्यों होगा भाई, x बराबर 0 y बराबर 0? देखो, ये कोई रस्सी है ऐसे मान लो, ये मैंने बांध रखा है इसको, तो x बराबर 0 यानी x डायरेक्शन में आप चले ही नहीं, x बराबर 0 है, यानी इस यहाँ पे इसके y के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। यानी x बराबर 0 है तो वहां y बराबर भी 0 होगा। ये 0 क्यों होगा, क्योंकि दोनों को यहाँ आपने दोनों सिरे पे बाउंड कर रखा है, बांध रखा है। ठीक है, बाउंड कर रखा है, तो यहां तो डिस्प्लेसमेंट होना ही नहीं चाहिए, ओनली बीच के अंदर हो सकता है। इसलिए आप क्या है, ये कंडीशन लेते हो इसकी प्रॉपर्टी कि x बराबर 0 है तो y बराबर भी 0 होगा। अब देखो, ए साइन कंडीशन लगा दी हमने, x बराबर 0 तो y बराबर 0, ये y 0 हो गया। x ए साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू 0। उपरोक्त समीकरण के सत्य होने के लिए यह आवश्यक है। देखो, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी, ये कब होगी, जब आप क्या कहोगे, फाई का मान है वो क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए। क्योंकि 0 तब होगा जब इसका साइन मान क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट होगा तो आप बोलोगे फाई का मान पाई होगा। फाई का मान पाई होगा तो अपने क्या है, ये चेंज हो जाए, ये माइनस में और ये प्लस में हो जाएंगे। वैसे तो आपको पता ही है कि साइन पाई का मान तो क्या होता है, 0 ही होता है। लेकिन पाई होता है तो ये अपोजिट फेज के अंदर आ जाएगा, क्योंकि पाई प्लस थीटा।
पाई प्लस थीटा हो जाएगा। तो ये क्या है, ये सेकंड में और ये अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इन दोनों का मान पाई इक्वल टू पाई पर क्या है, ये जीरो वैल्यू अपने पास से आ जाएगी। अतः जब एक तरंग दृढ़ सिरे से परावर्तित होती है तो परावर्तन से फाई कला में पाई का परावर्तन उत्पन्न होता है, यानी फेज डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। पाई मतलब 180 डिग्री। यदि फाई इक्वल टू जीरो, यदि एक्स इक्वल टू जीरो, ये आप समझ भी रहे हो ना कि फाई इक्वल टू पाई। देखो मैं डायग्राम बना के बताऊं आपको कि ये आपकी कोई वेव है, ये वेव ऐसे चल रही है। तो आपको पता है ये जीरो से लेके पाई यहां आता है, पाई यहां आया, पाई के बाद क्या है, ये वापस चली। तो पहले तो क्या है, आप ले रहे हो जीरो से पाई, या वैसे लिख सकते हो आप ASTC, ASTC। इसमें क्या है, आल पॉजिटिव, इसमें भी साइन पॉजिटिव। लेकिन अगर पाई ये अब जीरो, पाई बाई टू, और पाई ये हो गया आपका 3 पाई बाई 2, और ये 2 पाई, ये चलेंगे ना आपके। तो यहाँ पे क्या है, पाई प्लस जितना भी आपके थीटा आएगा, यहाँ पे साइन का मान नेगेटिव नेगेटिव होता है। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, वैल्यू सेम आती है, लेकिन दोनों अब अपोजिट हो गए, जीरो हो जाएगा मान आपका। ठीक है, वही है। तो अब बात करते हैं आगे। देखो x इक्वल टू जीरो पर मुक्त सिरा है। अगर मुक्त बाउंड आप फ्री बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हो तो x बराबर जीरो पर मुक्त सिरा है, तो x dy बाई डी एक्स इक्वल टू अपने पास क्या होगा, जीरो होगा। अतः समीकरण से आप क्या कर लो, उस समीकरण का dy बाई डी एक्स यानी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो dy बाई डी एक्स करोगे, उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो के ए कोस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस माइनस के ए कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि ये माइनस कब आएगा बार, एक्स के आगे क्या है माइनस, तो माइनस के आएगा, प्लस 5। एक्स बराबर जीरो पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। देन अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, के ए कोस ओमेगा टी माइनस के ए कोस ओमेगा टी प्लस 5। उपरोक्त समीकरण तभी सत्य होगी जब आप क्या कहोगे, फाइव का मान जीरो, क्योंकि एक तो वैल्यू प्लस में है, एक माइनस में है। अगर इस फेज डिफरेंस को आप जीरो कर दोगे तो अपने पास वैल्यू क्या है, ये दोनों अपने आप ही क्या है, घटकर इसका मान जीरो हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त समीकरण तभी सत्य है। तो आप कहोगे कि अगर कोई समीकरण है वो अगर बाउंड्री कंडीशन अप्रगामी तरंग है, तो बाउंड्री कंडीशन से आप ले रहे हो तो उसके लिए फेज डिफरेंस क्या आ रहा है, पाई आएगा। और रिज्ड बाउंड्री कंडीशन से लेते हो, एक फ्री बाउंड्री कंडीशन से लेते हो, तो फाई इक्वल टू जीरो आएगा। अतः मुक्त सिरे से परावर्तन होने पर कला में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब बात करते हैं डोरी पर अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे, यानी इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, परसामान्य विद्याएं या सन्नादि पढ़ेंगे। तो पहली कंडीशन लेते हैं कि जब डोरी दोनों सिरों पर स्थिर है, यानी डोरी दोनों सिरों पर स्थिर है, माना एल लंबाई की एक डोरी है, एक्स, देखो ये डोरी मान ली हमने, एक्स बराबर जीरो तो ये हो गया, एक्स बराबर एल ये हो गया, यानी एल लंबाई की कोई डोरी है और दोनों सिरों पर क्या है, वो स्थिर है। अतः बाई ओर चलती हुई आपतित अनुप्रस्थ तरंग का समीकरण निम्न होगा। बाई ओर चलती हुई आपतित तरंग का समीकरण क्या होगा, देखो समीकरण लिखते हैं ना, तो ये ऐसे लिखी जाती है, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब बाई ओर की बात कर रहे हैं, यानी ये तो अपना दाई ओर, ये बाई ओर, तो बाई ओर की बात कर रहे हैं ना, तो माइनस है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स लोगे आप तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए ये समीकरण ऐसी लिखी जाती है। y1 बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इस तरंग के x बराबर जीरो सिरे से परावर्तित होने पर, x बराबर जीरो सिरे से परावर्तित होगी, तब तरंग का समीकरण क्या होगा, y2 बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। अतः परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम क्या आ जाएगा, दोनों को आप जोड़ोगे, y इक्वल टू y1 प्लस y2। देन अपने पास इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। आपको याद क्या रखना है कि एक बार इक्वेशन ले ना, तो इसको तो एक बार तो प्लस लिखना है, एक बार माइनस, क्योंकि एक आपकी
एक डायरेक्शन में जाएगी तो दूसरी आपके क्या है उसके रिफ्लेक्टेड आएगी। आप पहले बाई को लेना कोई जरूरी नहीं है, आप पहले दाई भी ले सकते हो। दाई लोगे तो वापस आप क्या कर दोगे, अंतिम सिरे से रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड होने के बाद वो वापस उसी दिशा में वापस आ जाती है। उसी दिशा में वापस क्यों आती है, क्योंकि इनकी आवृत्तियां क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो अप्रगामी तरंगों की कंडीशन में मैंने आपको बताया भी था कि दोनों जो वेव ले रहे हो आप, उन दोनों का आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी होती है वो समान होनी चाहिए, ठीक है। और साइन वेव होनी चाहिए। समय टी के सभी मानों के लिए एक्स बराबर 0 पर विस्थापन, ये क्या आपकी रिज्ड बाउंड्री कंडीशन, अतः समीकरण 3 से अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। और ये अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या है देख के आए हैं कि अगर कोई अप्रगामी तरंग है आपकी दूसरे सिरे से परावर्तित हो रही है, तो परावर्तन के बाद उसके अंदर फेज डिफरेंस अगर पाई होता है तो वो क्या है अपने रिज्ड बाउंड्री कंडीशन से क्या होती है, परावर्तित होती है। अतः स्थिर सिरे से परावर्तन होने पर पाई कलांतर उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति में समीकरण 3 का निम्न रूप प्राप्त होगा। तो समीकरण क्या हो जाएगा, यानी फाई का जगह क्या हो आप ले लोगे पाई, और इस समीकरण को क्या बना दोगे, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्योंकि पाई के बाद लोगे ना तो साइन तो सेम ही आएगा ये एंगल तो, यानी बाहर साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब वो आप पीछे वाली भी कंडीशन क्लियर हो गई होगी, क्योंकि माइनस होता है तीसरे क्वाड्रेंट का मान है ये, यानी पाई प्लस थीटा। और साइन पाई प्लस थीटा होता है वो माइनस होता है, लेकिन चेंज नहीं होता है। चेंज आपको पता है कब होता है, जब पाई बाई टू का विषम गुणज होता है। यहाँ तो क्या है पाई बाई टू का समगुणज है, क्योंकि पाई बाई टू को टू से मल्टीप्लाई करते हो देन पाई आता है, और पाई बाई टू को 1 3 इससे मल्टीप्लाई करो यानी पाई बाई टू प्लस थीटा करते हो साइन, तो वो अपने क्या है कोस में चेंज हो जाता है, कोस थीटा में। लेकिन अगर पाई प्लस थीटा होता है देन चेंज नहीं होता है, ओनली साइन ले लेते हैं। तो साइन का साइन थीटा रहेगा, कोस का कोस थीटा रहेगा, ठीक है। पाई आता है तो पाई प्लस थीटा, तो ये अपने पास क्या है माइनस आ गया, और थीटा की वैल्यू सेम आ गई, और साइन का साइन आ गया, क्योंकि कोस वगैरह में चेंज हुआ नहीं। पाई बाय टू होता तो ये चेंज हो जाता, पाई बाय टू प्लस थीटा या माइनस थीटा होता तब। साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला क्या होता है, टू कोस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो ये देखो साइन सी हो गया और साइन डी हो गया, तो ये फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं, इसको सी मान लू इसको डी मान लू, तो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल टू ए टू कोस सी प्लस डी, यानी एक बार तो एंगल को जोड़ दो बाई टू कर दो, और आगे वाले में क्या है एंगल को घटा दो बाई टू कर दो, यानी हाफ कर देना अपने को। तो y बराबर टू ए कोस ओमेगा टी और साइन के एक्स, ये अपने पास क्या है अप्रगामी तरंग का समीकरण होता है। कहीं पे भी लिखा हुआ मिल जाए ना अपने को, तो y इक्वल टू टू ए कोस ओमेगा टी साइन के एक्स, इक्वेशन नंबर 4। यहां पे अब देखो टू ए कोस ओमेगा टी इंटू साइन के एक्स, तो टू ए कोस ओमेगा टी होता है ना, ये कोस ओमेगा टी ये तो इसकी क्या है कला है चलेगी, लेकिन टू ए साइन के एक्स ये इसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, आयाम कहलाता है। समीकरण 4 एक अप्रगामी तरंग को प्रदर्शित करता है। इस समीकरण के अनुसार डोरी का प्रत्येक कण सरल आवर्त गति में दोलन करता है, क्योंकि ये समीकरण क्या है सरल आवर्त गति के जैसी समीकरण है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो टू ए साइन के एक्स कोस ओमेगा टी, तो ये क्या हो गया आपका ए, तो y बराबर ए कोस ओमेगा टी, ये आपका क्या है सरल और सिंपल हार्मोनिक मोशन आ गया। ए इक्वल टू टू ए साइन के एक्स लिखना है यहाँ। आयाम का मान x के अलग अलग मानों के लिए परिवर्तित होता है। आयाम का मान उन बिंदुओं पर शून्य होगा जहां पर टू ए साइन के एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए, यानी ये आयाम है, ये आयाम का मान जीरो कब होगा, जब पूरे की वैल्यू जीरो हो जाए। तो साइन के एक्स इक्वल टू जीरो, साइन के एक्स इक्वल टू, अब जीरो वैल्यू कहां पे होती है आपको पता है कि साइन का मान थीटा का मान आपका क्या होता है पाई होता है, या पाई का क्या होता है कौन सा ही गुणज ले लो 0 1 2 3, पाई का गुणज होगा तब साइन का मान जीरो होगा, यानी के एक्स इक्वल टू एन पाई, एक्स इक्वल टू मान आ जाएगा एन पाई बाई
के, और x इक्वल टू आ जाएगा n पाई। अब k को आप क्या लिख सकते हो, तरंग संचरण नियतांक होता है, तरंग संचरण नियतांक, और इसका मान लिखते हैं आप k इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। k इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। देन आप क्या लिखोगे, x इक्वल टू n पाई अपॉन 2 पाई इंटू लैम्डा ऊपर चला जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल, n लैम्डा बाई 2 ये x का मान आ जाएगा। ऐसे बिंदुओं पर जिन पे आयाम का मान शून्य होता है नोड कहलाते हैं। देखो अपने वेव बना रहे हैं बार बार, ये वेव चल रही है, ये आपके वापस आएगी यहां से रिफ्लेक्ट होकर। तो ये वेव देखो जहां पे आयाम का मान जीरो होता है, आयाम का मान जीरो होता है, उनको आप क्या बोलते हो, नोड बोलते हो। ठीक है, निष्पंद, और एंटीनोड परस्पंद। तो ऐसे बिंदुओं पर जिन पर आयाम का मान शून्य होता है नोड कहलाते हैं। आयाम का मान महत्तम मान 2a होता है, तो पता है अपने को, क्योंकि 2a साइन के एक्स है। इसका मान अगर पाई बाई 2 आ जाए के एक्स इक्वल टू, तो 2a वैन मैक्सिमम आएगा, क्योंकि साइन थीटा का मान तो मैक्सिमम मान तो 1 होता है और मिनिमम मान 0 होता है। ठीक है, यानी आपका मान चलेगा 1 से -1, ये वैल्यू चलती है साइन वेव की। तो अब इसका मान 1 कहां पे होगा, 1 होगा आपके माइनस का आता है क्या, साइन का मान कहीं पे वैल्यू माइनस की आएगी। ठीक है, 2a साइन के एक्स, तो साइन के का मान आप क्या कहोगे, 1 होता है, और 1 होगा तब कहां पे होगा, पाई बाई 2 पे। तो आप कहोगे कि आयाम का महत्तम मान 2a होता है, जिसके लिए यह आवश्यक है कि साइन के एक्स इक्वल टू +-1, +-1 हो जाए तब अपना आयाम क्या है, मैक्सिमम होगा। अब वो अलग बात है कि 2a ऊपर हो जाए, माइनस आएगा तो नीचे हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, लेकिन प्लस माइनस वैल्यू होती है। तो साइन के एक्स, अब आप क्या कहोगे, पाई बाई 2 का क्या होना चाहिए, ये गुणज होना चाहिए, और होना कौन सा गुणज चाहिए, विषम गुणज होना चाहिए। सम गुणज होते ही क्या है, पाई बन जाएगा, और पाई बनते ही साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 2n+1 लिखोगे आप इसको, 2n+1 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो, 2 बार ले लो तो n+1/2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 काट दो तो n+1/2 इंटू पाई भी लिख सकते हो। ठीक है, कहीं पे ये लिखा हुआ मिल जाए ना तो कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है दोनों में। तो 2n+1, ये अब देख लो n का मान आप 0 रखोगे तो पाई बाई 2 आएगा, 1 रखोगे तो 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 का ये क्या चलेगा, ओड चलेगा, ओड मल्टीप्लाई होगा इसका, यानी इवन नहीं होगा पाई बाई 2 का। तो के एक्स इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2, 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स, 2n+1 पाई बाई 2, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आगे देखो, यहां से आप हम पर क्या है, सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे। x का वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू n, 2 है तो 2 मैंने बाहर ले लिया, तो 2n लैम्डा अपॉन 2 प्लस लैम्डा/4। यहां आपको पता ही है n इक्वल टू क्या होता है, 0 1 2 3। ऐसे बिंदुओं पर, ऐसे बिंदुओं जिन पर आयाम का मान अधिकतम होता है उनको एंटीनोड कहा जाता है। पहला नोड दृढ़ सीमा पर तथा उससे अगला नोड लैम्डा/2 दूरी पर स्थित होता है। ये कल भी बात की थी हमने कि दो नोड होते हैं ना, यानी ये वेव बना रहे हो आप अपनी, तो इस वेव के अंदर दो नोड होते हैं, उन दोनों नोडों के बीच की दूरी लैम्डा/2 होती है। ठीक है, पीछे वाले में क्या आया कि पहला नोड तो यहां ही बन जाएगा अपना दृढ़ परिसीमा पर, दूसरे वाला नोड बनेगा तो लैम्डा/2 दूरी पे बनेगा। अब एंटी नोड की बात करेंगे तो देखो ये लैम्डा/2 दूरी है टोटल, और अपने को पता है ये कितनी होगी, लैम्डा/2 की आधी यानी लैम्डा/4 होगी। तो आप क्या कहोगे, पहला एंटी नोड बनेगा ना वो लैम्डा/4 दूरी पे बनेगा। ठीक है, पहला नोड, पहला नोड बनेगा तो आप कहोगे लैम्डा/4 दूरी पर बनता है, यानी n बराबर 0 लेते ही आप क्या कहोगे, लैम्डा/4 दूरी आ जाएगी। ठीक है, यहां पे अपना क्या बनेगा, नोड। उससे अगला एंटी नोड, पहले एंटी नोड से लैम्डा/2 दूरी पर,
यानी दो एंटीनोड हो या दो नोड हो, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, लैम्डा बाई 2 होती है। अब बात करते हैं कि पहला एंटीनोड और नोड कहां बनता है। तो पहला नोड तो क्या बनेगा, अपना दर्ड परिसीमा पर बनेगा, और उससे आगे एंटीनोड बनेगा पहले वाला, वो लैम्डा बाई 4 दूरी पे बनेगा। उसके बाद ये क्रमागत चलते रहेंगे लैम्डा बाई 2 दूरी पर। ठीक है, तो लैम्डा बाई 4 नेक्स्ट बनेगा, लैम्डा बाई 4 प्लस है लैम्डा बाई 2 इस दूरी पे बनेगा, यानी 4 और लैम्डा प्लस ये हो गया 2 लैम्डा, यानी 3 लैम्डा बाई 4 दूरी पे ये बनेगा। तो देखो आगे बात करते हैं कि उससे अगला एंटीनोड पहले एंटीनोड से लैम्डा बाई 2 दूरी पर बनता है। अगर x बराबर l पर y बराबर 0 अतः, अब ये भी आपको पता है कि x बराबर l होगा तो भी y बराबर 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने क्या ले रखी है, दर्ड परिसीमा ले रखी है। हमने डोरी मानी थी कि x बराबर 0 से x बराबर l तक डोरी है, x बराबर 0 और x बराबर l पे क्या है, वो बाउंड है। और दर्ड परिसीमा की कंडीशन क्या होती है, दर्ड यानी आपने बांध रखा है उसको, तो वहां पर वो हिलेगी नहीं, यानी उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आएगा ही नहीं। यानी x बराबर, एक तो x बराबर 0 पे y बराबर 0 होगा, एक आपका x बराबर l पे y बराबर 0 होगा। तो एक तो कंडीशन लगा दी हमने पहले वाली, दूसरी कंडीशन लगाओगे तो आप क्या कहोगे कि x बराबर l पर भी y बराबर 0 है, अतः समीकरण 4, जो अपनी समीकरण 4 आई थी 2a साइन के एल, पहले वहां पे के एक्स था, अब की बार वहां पे के एल हो जाएगा। बात तो एक ही है, तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2a साइन के एल कोस ओमेगा टी इक्वल टू 0। साइन के एल इक्वल टू आ जाएगा वैल्यू 0, क्योंकि आयाम की बात करनी है अपने को, तो आयाम की बात करोगे तो के एल इक्वल टू 0, और साइन के एल इक्वल टू 0, इसका मान 0 कहां पे होगा, आपको पता है एन पाई पे 0 होता है, एन पाई पे 0, यानी के एल इक्वल टू एन पाई। एल का, के को लिख सकते हो आप 2 पाई अपॉन लेमडा इक्वल टू एन पाई, और एल का मान आ जाएगा एन लेमडा बाई 2, यानी लेमडा की वैल्यू आ गई 2l बाई एन। अतः दोनों सिरों पर स्थिर डोरी में n बराबर 1 2 3 के लिए अप्रगामी तरंगों की लंबाई कितनी आ जाएगी, कि n बराबर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो अपने पास तरंगों की लंबाई आ जाएगी 12l, 12/3 संभव है। यानी आप 12 लंबाई की ले लो, l लंबाई की, 12/3 लंबाई की, तो हम जानते हैं कि तरंग का वेग क्या होता है, वेग आपने, वेग बराबर होता है न्यू लैम्डा, या आपने सीधा पढ़ा होगा न्यू बराबर v अपॉन लैम्डा, v माध्यम का वेग है यहाँ पे। अगर आप ऐसे भी लिख, या ऐसे याद है आपके न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा, c वहां क्या होता है, प्रकाश का वेग होता है, यहाँ v, तो v को आप क्या लिख सकते हो, न्यू लैम्डा। अगर आपको हमारी वीडियो है पसंद आई हो, और आपको क्या है, बेहतरीन कंटेंट के साथ जुड़े रहना है, तो आप हमारे चैनल को क्या है, आज ही सब्सक्राइब कर लें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लासेस हैं वो कैसी लग रही हैं, और ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना है भी आपको। तो देखो हम जानते हैं कि तरंग वेव v इक्वल टू न्यू लेमडा हो गया, जहां न्यू दोलन की आवृत्ति होती है, लेमडा मान रखने पर, लेमडा का मान रखोगे, लेमडा इक्वल टू, देखो अभी हमने निकाला है लेमडा इक्वल टू 2l अपॉन एन, तो v इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी न्यू इंटू 2l अपॉन एन, और न्यू का मान क्या हो जाएगा, न्यू इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी वी एन अपॉन 2l, यानी ये इसकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, आवृत्ति आ गई कंपनों की। यदि डोरी में तनाव टी है, तनाव टेंशन टी है, तथा डोरी का प्रत्येक इकाई लंबाई में आपका तनाव टेंशन टी होता है, तथा डोरी का प्रत्येक इकाई लंबाई का द्रव्यमान m होता है, तो v इक्वल टू लिख सकते हो आप रूट ऑफ टी बाई एम, ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहां से न्यू का मान आ गया n अपॉन 12 रूट टी बाई एम। अतः जब डोरी दोनों सिरों पर स्थिर होती है, तो आवर्ती के कुछ विशेष मानों के लिए ही अपने पास अप्रगामी तरंगें बनती हैं। अप्रगामी तरंग यानी n का मान आप लिखते जाओ, और वो अपने पास क्या है, आवर्तियां आती जाएंगी। यानी जब डोरी डोरी दोनों सिरों पर स्थिर होगी, तो अपने पास n का मान, यानी 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ विशेष मान ही आएंगे आपके पास फ्रीक्वेंसी के, जिनके लिए क्या है, अपने अप्रगामी तरंगें बनती है। और वो विशेष मान क्या आएंगे, n बराबर आप क्या रखो, 1 रखोगे,
तो न्यू अपॉन, यानी एक बार देखो ये लिख सकते हो ना आप, न्यू इक्वल टू n का मान 1 ले तो 1/2l √t/m, इसको आप न्यू नोड मान लो या न्यू मान लो, तो न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 2l न्यू बाई एल, 3 न्यू/2l, ये वैल्यू चलती रहेगी। ठीक है, ये विशेष आवर्तियां अनुनादी आवर्तियां कहलाती हैं तथा इन आवर्तियों पर डोरी अनुनाद की अवस्था में होती है। इन आवर्तियों के अतिरिक्त अन्य किसी आवर्ती पर डोरी में अप्रगामी तरंगें नहीं बनती है। अब है बात नेक्स्ट सन्नादी और अधिसवरक। सन्नादी और अधिसवरक की बात करेंगे तो यदि एल लंबाई की डोरी दो स्थिर सिरों के मध्य टी तनाव बल से तनी हुई है तो अप्रगामी तरंग की उपस्थिति में डोरी की आवर्ती फ्रीक्वेंसी हमने निकाल रखा है। तो अपने पास आवर्ती क्या आ गई, न्यू इक्वल टू n/12 √t/m, जहां n इक्वल टू वैल्यू है 1 2 3 डैश डैश। जब n इक्वल टू 1 हो तो डोरी की कंपन आवर्ती न्यू1 का मान न्यूनतम होगा। कि n बराबर आप 1 रखोगे तो फ्रीक्वेंसी का मान क्या है, न्यूनतम आएगा। इसे डोरी की मूल आवर्ती या मूल सवरक कहते हैं। ठीक है, देखो जो न्यूनतम फ्रीक्वेंसी आती है उसको क्या बोलते हैं, मूल आवर्ती बोलते हैं और मूल सवरक कहते हैं। अतः मूल आवर्ती कितनी आ जाएगी इसकी, न्यू1 इक्वल टू एन का मान आपको 1 रख देना है। सीधा पहले तो याद रखो एन न्यू इक्वल टू n/2l √t/m, ये वैल्यू होती है। अब मूल आवर्ती है तो उसके लिए आप क्या कह दोगे, n इक्वल टू वैल्यू होती है 1, तो न्यू1 इक्वल टू आ जाएगा 1/2l √t/m। इसे प्रथम सनादि भी कहते हैं। इस प्रकार द्वितीय सनादि या प्रथम अधिसवरक, द्वितीय सनादि प्रथम सनादि भी कहते हैं इसको। इस प्रकार द्वितीय सनादि या प्रथम अधिसवरक, देखो प्रथम सनादि तो आ गई, इसकी मूल आवर्ती आती है उसको प्रथम सनादि बोलते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा बोलने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, मूल आवर्ती होती है ना उसको बोलते हैं प्रथम सनादि या मूल सवरक। द्वितीय सनादि आएंगे ना उसको बोलेंगे प्रथम अधिसवरक। तृतीय सनादि आएंगे उसको बोलेंगे द्वितीय अधिसवरक। ठीक है, अधिसवरक होता है उसको एक कम बोलते हैं और सनादि एक ज्यादा होती है। तो द्वितीय सनादि लिखोगे तो न्यू टू, यानी एल एन इक्वल टू वैल्यू 2 रख दो, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/l √t/m। इस प्रकार डोरी के कंपन की संभव आवर्तियां मूल आवर्ती की पूर्ण गुणज होती हैं, यानी पूर्ण गुणज के रूप में चलेंगी तथा क्वांटीकृत होती है। मूल आवर्ती के अतिरिक्त डोरी जिस आवर्ती से कंपन करती है वो अधिसवरक कहलाती है। यानी मूल आवर्ती के अलावा जिन आवर्तियों से वो कंपन करेंगी डोरी उनको क्या बोलते हैं, अधिसवरक कहते हैं। किसी आवर्ती के पूर्णांक गुणज को सनादि कहते हैं। कोई आवर्ती है उसका पूर्ण गुणज होता है उसको सनादि कहते हैं। इस स्थिति में संभव स्वरों की आवर्तियां मूल स्वरों की आवर्ती से अनुपात के रूप में 1:2:3 आदि अनुपातों में है। क्योंकि अनुपात में अपने आप ही चलेंगी, क्यू एन का मान आप 1 2 3 रखते जाओगे तो अनुपात के रूप में ही चलती जाएंगी। डोरी के कंपन की परसामान्य विद्याएं, किसी दोलनकारी निकाय की परसामान्य विद्या वह गति होती है जिसमें उस निकाय के सभी कण समान आवर्ती से ज्यावक्रीय रूप से गति करते हैं। यानी सामान्य परसामान्य विद्याएं कौन सी होंगी, किसी दोलनकारी निकाय है यदि वो गति कर रहा है तो जिसमें उस निकाय के सभी कण समान आवर्ती से ज्यावक्रीय रूप से गति करते हैं तो वो उसकी परसामान्य विद्या कहलाती है। जब डोरी किसी प्राकृतिक आवर्ती से कंपन करती है तो वह एक परसामान्य विद्या में कंपन करती हुई कही जाती है। माना डोरी का अपने अप्रगामी तरंग का समीकरण क्या हो गया, y इक्वल टू 2a साइन के एक्स कोस ओमेगा टी। इक्वेशन 2 के अनुसार कंपन कर रही है, इक्वेशन 1 के अनुसार कंपन कर रही है अपनी को डोरी। तो एनवी परसामान्य विद्या के लिए, एनवी के लिए बात करेंगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपने पीछे निकाला भी है n π/l। तो y इक्वल टू 2a साइन n π/l x कोस ओमेगा टी, ये वैल्यू। जब n इक्वल टू 1 हो तो डोरी मूल विद्या या पहली विद्या में कंपन करती हुई कही जाती है। इस स्थिति में डोरी की अप्रगामी तरंग का समीकरण क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 रखते ही 2a साइन π/x/l कोस ओमेगा टी। इस स्थिति में बिंदु x बराबर 1 पर कण के दोलन का आयाम 2a साइन π/l
एक्स है जिसका मान एक्स बराबर 0 तथा एक्स बराबर एल पर शून्य होता है। ये अपने को पता है क्योंकि एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर एल पे क्या है, बाउंड स्टेज है। तो एक्स बराबर 0 से दाईं ओर चलेंगे, दोलन का आयाम बढ़ता जाएगा और एक्स बराबर एल बाई टू पर अधिकतम। तो ऐसे बात होती है कि ये वेव बनाऊं मैं आपको, तो ये आपका ऐसे होगा कि यहाँ एल बाई टू दूरी पर क्या है, मैक्सिमम होगा, उसके बाद वापस कटेगा और जीरो हो जाएगा, ये चलता है। तो एल बाई टू पर अधिकतम हो जाएगा, इसके पश्चात दोलन आयाम घटेगा तथा एक्स बराबर एल पर शून्य हो जाएगा। डोरी की मूल विद्या में कंपन करने पर दोनों सिरों पर नोड, मूल विद्या में कंपन करेंगे तो क्या है, दोनों सिरों पर नोड बनेंगे, यानी ये मूल विद्या आ गई आपकी। दीवारों पे तो क्या है, नोड्स बनेंगे और बीच में क्या है आपका एंटी नोड बनेगा तथा मध्य बिंदु पर एंटी नोड बनेगा। इस स्थिति में डोरी एक लूप में कंपन करती है तथा देखो लूप है, इसको अपोजिट लिखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा और ये एक प्रकार का क्या आपका लूप बन गया, क्लोज पाथ बन गया। तथा डोरी के सभी कण समान कला में होते हैं। जब एक्स बराबर टू लेते हैं तो डोरी दूसरी परसामान्य विद्या में कंपन करती है। इस स्थिति में अप्रगामी तरंग का समीकरण क्या हो जाएगा, 2a sin 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स कोस ओमेगा टी। इस स्थिति में आयाम का मान x बराबर 0 कोमा एल बाई टू तथा एल पर शून्य होगा और x बराबर एल बाई फोर तथा 3 L/4 पर अधिकतम होगा। इस स्थिति में मध्य बिंदु तथा दोनों सिरों पर नोड बनते हैं। तो अब की बार क्या हो जाएगा, अपने इक्वेशन ये बन जाएगी, एक एक्स्ट्रा नोड बीच में बन जाएगा और ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। और अधिसवर ये आपके एंटी नोड बन जाएंगे दो, पिछले वाले में एक बन रहा था, दो एंटी नोड बन जाएंगे आपके वाले में। मध्य बिंदु तथा दोनों सिरों पर तो नोड बनेंगे, एक्स बराबर एल बाई फोर तथा 3L/4 पर एंटी नोड। तो एक्स बराबर एल बाई फोर और ये क्या है आपका 3L/4, इस पे क्या है आपका एंटी नोड बनेगा। पहले लूप में सभी कण समान कला में होंगे तथा दूसरे लूप में कण पहले के सापेक्ष विपरीत कला में होंगे। इस प्रकार n बराबर 3 के लिए डोरी तीसरी परसामान्य विद्या में कंपन करती है और इस स्थिति में x बराबर 0, L/3, 2L/3 तथा L पर नोड बनते हैं। और ये तो आपको याद ही रखना है कि x बराबर 0 से x बराबर L की बात करेंगे ना, तो जो बाउंड कंडीशन है ना वहां पे तो हमेशा नोड ही बनेंगे। और जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो एक वैल्यू ये भी याद रखनी है इसमें कि x n बराबर 3 ले रहे हो तो बीच के अंदर क्या है आपके दो नोड बनेंगे, ठीक है। नोडों की संख्या क्या होती है, n-1 होती है। ये कब, दीवार वालों को छोड़ के बात है कि n बराबर आप ले रहे हो 3 ले रहे हो तो नोड की संख्या कितनी होगी, 3-1 यानी 2। तो बीच के अंदर आपके दो नोड बनेंगे। देखो डायग्राम से मैं समझा देता हूं। तो n वे परसामान्य विद्या में n+1 नोड तथा n एंटी नोड होंगे। डोरी n लूप में कंपन करती है, n+1, n+n-1 नहीं सॉरी n+1 नोड होंगे आपके, ठीक है। देख लेना, ये देखो पहला मूल अधिसौरक की बात कर रहे हैं। तो मूल अधिसौरक की बात करें, मूल विद्या प्रथम सनादि की बात करें तो n का मान कितना है, 1, n का मान 1 है तो n+1 नोड बनेंगे, n का मान 1 और 1 2। तो ये दीवारों पर बन रहे हैं ना दो नोड, ये रहा। और द्वितीय विद्या की बात करें तो 3 बन जाएंगे, 2+1 = 3, ठीक है। यानी नोड तो होंगे आपके n+1 और एंटी नोड होंगे n। तो एंटी नोड पीछे वाले में क्या है, n बराबर 1 था तो 1 तो एंटी नोड था और नोड थे आपके दो। द्वितीय विद्या प्रथम अधिसवरक और तृतीय विद्या द्वितीय अधिसवरक, ये आपको मैंने बता ही दिया कि मूल विद्या है प्रथम सनादि है, उसको छोड़ के जितने भी होते हैं उनको अधिसवरक बोलते हैं, प्रथम अधिसवरक द्वितीय अधिसवरक। अब एन तृतीय की बात करेंगे तो 3+1, ये तो आए हैं नोड आपके 1 2 3 4 और एंटी नोड कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे, 1 2 3। अब आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे ध्वनि की गुणवत्ता वगैरह उसके बारे में। उम्मीद है आपको क्लास है पसंद आई हुई है और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।